टॉपिक्स हैं उनको ऊपर से पढ़ सकते हैं, पढ़ भी ले सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या है, आहार की परिभाषा क्या है, भोजन क्या है, हम जो कर रहे हैं उसको कितना पोषण चाहिए, कितनी है, खान पान की आदतें क्या है, फिर पोषक तत्व जो हमें भोजन से मिलते हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया जाए कि किसमें क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये और इसको हर किसी को पढ़ना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए। और एक्चुअली ये न्यूट्रिशन नहीं है, ये बेसिक्स है। 5वें 6ठे क्लास का बच्चे को ये पता होता है और ये हर किसी को पता होना चाहिए। विटामिन का वर्गीकरण क्या है, विटामिन कहाँ से मिलते हैं, वसा क्या है, प्रोटीन क्या है, मिनरल्स क्या है, खनिजों का वर्गीकरण कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है, कैसे काम करते हैं। इसी तरह भोजन के अन्य घटक में पानी, आहार और फाइबर आता है, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे फायदा मिलेगा। तो पहले परिचय से शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल के रखिए, जहाँ पे लगेगा मुझे, वैसे तो मैं पढ़ रही हूँ, जहाँ पे लगेगा मुझे आपको नोट करना चाहिए। मैं एक बार को बता दूंगी, सभी कुछ तो नोट करने के लिए नहीं होता है, बताऊंगी वो चीजें नोट कर लीजिए। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका हमारे द्वारा खाए गए भोजन का परिणाम है ना। सेल्स, हर दिन कोशिका, तो सबसे बेसिक यूनिट क्या है हमारी बॉडी की? सेल। अगर कोशिका नहीं है तो शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल, कोशिका। और हमारे शरीर में, हमारा शरीर ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाओं से बना है। तो अगर हम एक सिंपल खाका बना लें इसको पढ़ने से पहले, तो क्या है सबसे छोटा, सबसे प्रिमिटिव क्या है हमारी लिविंग चीज? सेल। और सेल से क्या बना? कई सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाती है? टिश्यू, ऊतक। और कई सारे ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन। लिख पा रहे? पहले लिखिए सेल, कोशिका, और कोशिका को आगे एरो लगाइए और कई सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनेंगी? टिश्यूज बनाएंगी, ऊतक बनाएंगी। और कई सारे टिश्यूज मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे। जैसे हमारा एक ऑर्गन आंख कह लीजिए, तो इसमें बहुत सारे टिश्यूज होंगे। किस तरह के? कनेक्टिव टिश्यूज, कोबोइडल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, जो उसकी कोई मेम्ब्रेन बनाएगा, कोई अंदर का बनाएगा, कोई लेंस का फॉर्मेशन करेगा, इस तरह कोई ऑर्बिट बनाएगा, कोई अंदर का फ्लूइड बनाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारी टिश्यूज ने मिलके, मतलब वैरायटी ऑफ सेल्स ने मिलकर के उस आंख को बनाया। ऑर्गन, ऑर्गन क्या बनाएगा? कई सारे ऑर्गन्स मिले तो सिस्टम बना, है ना। तो जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम, उसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारा यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वास को देखने का काम करे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ से ब्रेथ कंट्रोल हो रही है, जहाँ से डाइजेशन फूड जा रहा है और निकल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सिस्टम बना। अब सिस्टम के आगे और एरो लगाइए, तो करीब 9 या 10 सिस्टम मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं? हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। तो हमारा शरीर, जो हमारी बॉडी आज दिख रही है, ऐसी दिख रही है, उसके पीछे ये 5 बेसिक अलाइनमेंट के बाद मिली है, ठीक है। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका हमारे द्वारा खाए गए भोजन का परिणाम है। हमारा मन और शरीर तो हमारे द्वारा खाए गए भोजन से ही बनता है, और यह तब तक बना रहता है जब तक हम जीवित रहते हैं। शरीर के अंग, मांसपेशियां, रक्त और हड्डियां सभी हमारे द्वारा खाए गए भोजन से बनते हैं, ठीक है। हर एक चीज हम जो खा रहे हैं, हम उसी से हम बना रहे हैं। पहले कोशिका बन रही है, कोशिका से हमारे अंग शरीर के बन रहे हैं, मांसपेशियां बन रही हैं, ब्लड बन रहा है, हड्डियां बन रही हैं, सभी बन रहे हैं। भोजन काम के लिए ऊर्जा और स्मरण शक्ति देता है, उससे हम शरीर का निर्माण तो कर ही रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं। इवन मैं आपको पढ़ा रही हूँ या देख रही हूँ, इवन बहुत
छोटा सा देख लीजिए कि अगर हम लेटे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, हम काम नहीं कर रहे तो हमको भोजन नहीं चाहिए, पर हम देख तो रहे हैं, हम श्वास तो ले रहे हैं, तो चाहिए। सभी हमारे द्वारा खाए गए भोजन से बनते। भोजन का आपके लिए ऊर्जा और सहन शक्ति देता है। यह भावनात्मक स्थिरता और सुरक्षा है, वो भी भोजन से ही आती है। हमारा दिखना और अच्छे स्वास्थ्य की खुशी की भावना सही प्रकार के भोजन और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा पर भी निर्भर करती है। हमारा दिखना और अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की भावना सही प्रकार के भोजन और हमारे द्वारा खाने जाने वाले भोजन की मात्रा पर ही निर्भर करती है। आज क्या हो रहा है, मेंटल डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ क्यों दिक्कत कर रही है? क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है। कुछ तो जो हमारे पास तक भोजन पहुंच रहा है उसमें बहुत ज्यादा मिलावट है, और दूसरा क्या है कारण कि मिलावट होने के बाद भी बच्चे या और कोई खा नहीं रहे टाइम से, है ना, तो वो हमारे अच्छे स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है। तो सही प्रकार का भोजन और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। भोजन और पोषण के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाने और खाने के लिए सही भोजन चुनने में इस ज्ञान को लागू करने के तरीके खोजने के लिए बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं और हर दिन नए निष्कर्ष प्रकाशित किए जा रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि भोजन और ये एक शब्द अनगिनत है। मतलब आपको हर दिन एक नई तरीके की डाइट लॉन्च हो जाती है ना, हर दिन एक नई तरीके का आपको उसमें मिल जाएगा कि कीटो डाइट, तो अल्कलाइन डाइट, तो फिर हाई प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट डाइट, तो इस तरीके से अनकुक्ड डाइट, सात्विक डाइट, तो बहुत सारी डाइट है, जितना नाम ले लो उतना कम है। बहुत सारी स्पेसिफिक डाइट भोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। भोजन और पोषण के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाने और खाने के लिए सही भोजन चुनने में इस ज्ञान को लागू करने के तरीके खोजने के लिए बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं। हर दिन नए निष्कर्ष प्रकाशित किए जा रहे हैं ताकि हमारा शरीर अच्छी तरह पोषित और स्वस्थ रहे। भोजन, पोषण, पोषक तत्व और आहार की परिभाषा। भोजन, पोषण, पोषक तत्व और आहार की परिभाषा। भोजन ही हमारे जीवन का आधार है। इसमें विभिन्न पोषक तत्व होते हैं जिनकी शरीर को जीवित रहने और निर्वाह के लिए आवश्यकता होती है। हम जो खाना खाते हैं वह पच जाता है और पोषक तत्वों में बदल जाता है। ये पोषक तत्व अवशोषित होते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं और दिन प्रतिदिन काम काज के लिए उपयोग किए जाते हैं। अंत में उन्हें आगे के चयापचय द्वारा निपटाया जाता है और अंतिम उत्पादों में बदल दिया जाता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार हम भोजन के किसी भी ठोस या तरल रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसे खाने में निम्नलिखित में से कोई भी आपूर्ति हो सकती है। ऊपर 3-4 शब्द आए हैं, आइए देखते हैं। हाँ, भोजन जो भी मुंह के अंदर हमारे जाता है वो भोजन है। हाँ, जो भी हमारे मुंह के अंदर गया वो भोजन है। अब वो एक सेकेंड ना, थोड़ा बोल्ड मुझे भी हो रहा है, तो लेकिन उसको मैनेज हो रहा है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। तो पहला शब्द जो आया भोजन, भोजन जो भी हमारे मुंह में गया वो भोजन है। अब वो तरल है, कटु है, तिक्त है, किस तरह का है। पोषण, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिल रहा है, जिससे हमारी बॉडी पोषित हो रही है, वो है पोषण। न्यूट्रिशन कितना है ना, हमारे शरीर को कितना लग रहा है। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट, उसके अंदर जितने पोषक तत्व होते हैं, तो अभी एक एक करके नीचे जरूर है उसको पढ़ लेंगे। वह सामग्री जिससे शरीर गति, ऊष्मा व अन्य प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है।
भोजन वह सामग्री, भोजन का डेफिनेशन है वह सामग्री जिससे शरीर गति, मतलब मूवमेंट हम कर रहे हैं तो भोजन के कारण कर रहे हैं, ऊष्मा, शरीर में गर्मी आ रही है तो भोजन के कारण आ रही है, या अन्य प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। विकास, मरम्मत और प्रजनन के लिए सामग्री क्या है? ग्रोथ हो रही है, अगर फूड नहीं खाएंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। हाँ, मरम्मत रियर एंड टेयर के लिए चाहिए। मान लीजिए ग्रोथ रुक गई, 25 साल के बाद शरीर की ग्रोथ नहीं है, 21 साल के बाद, 25 साल के बाद, तो क्या हो रहा है? उसके बाद नहीं चाहिए भोजन, चाहिए ना, क्योंकि उसके बाद जो रियर एंड टियर हो रहा है, जो टूट फूट है, वो ठीक हो रही है। और क्या हो रहा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कर रहा है, बच्चे पैदा होने में मदद कर रहा है। मान लीजिए कोई कहे कि बच्चे भी नहीं पैदा हो रहे, फिर क्यों भोजन चाहिए, है ना? तो शरीर में हर समय टूट फूट हो रही है, पुरानी सेल्स मर रही है और नई सेल्स बन रही है, तभी आपका चेहरा थोड़े दिन बाद बदल जाता है। हाँ, शरीर भी बदल जाता है, लेकिन शरीर को आप नोटिस नहीं कर पाते, पर चेहरे को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा परिवर्तन आपको अपने शक्ल में हमेशा महसूस होगा, भले ही आपकी ग्रोथ सेचुरेट हो चुकी हो। ऊर्जा के उत्पादन या विकास और मरम्मत की प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए आवश्यक पदार्थ, खाद्य पदार्थ के वे घटक जिनमें ये कार्य होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी जीवित चीज को जीवित रखने और उसे बढ़ने में मदद करने के लिए पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। आहार में वे खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों का मिश्रण उतनी ही मात्रा में शामिल होता है जो प्रतिदिन खाया जाता है। एक अच्छा आहार विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से बिना किसी हानिकारक अतिरेक के भी सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। आहार संबंधी आदतें भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर निर्भर होती है। क्या मतलब हुआ? भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं, मतलब जिस परिवेश से आप आए हैं, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वही आपको सूट करेगा। और आप अगर कहीं और आके रह रहे हैं तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा उसकी एक्सेप्टेंस में। तो जेनेटिक्स है, मतलब आपके फादर मदर कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ पे पैदा हुए हैं, उस पर बहुत सारा कुछ निर्भर करता है। पोषण भी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित चीजों को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक भोजन प्राप्त होता है। पोषण विज्ञान जीवित शरीर की वृद्धि, रखरखाव और मरम्मत की सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो भोजन के पाचन और अवशोषण और उस भोजन के अध्ययन पर निर्भर करती है। एक पोषण विशेषज्ञ भोजन और स्वास्थ्य के बीच संबंधों का विशेषज्ञ होता है और एक आहार विशेषज्ञ इस बात का विशेषज्ञ होता है कि किसी व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में क्या खाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? विभिन्न परिस्थितियों से क्या मतलब है? बच्चा है तो क्या खाएगा, स्पोर्ट्स पर्सन है अगर वो गेम्स खेलता है तो क्या खाएगा, क्रिकेटर है तो क्या खाएगा, और अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो क्या खाएगा, मेनोपॉजल लेडी है तो क्या खाएगा। तो फिर ऐसे जो डाइट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होते हैं वो आपको ये सब बताते हैं। भोजन के कार्य, आइए अब भोजन के प्रमुख कार्यों से परिचित हो। जैसा कि हम जानते हैं कि भूख लगने पर हम खाते हैं, लेकिन भोजन न केवल भूख मिटाता है बल्कि हमें संतुष्टि और नई ताकत का एहसास भी देता है। हम खुशी, दोस्ती, प्यार और एकता व्यक्त करने के लिए भोजन भी साझा करते हैं। बहुत बार मतलब यहाँ से शुरू ही होता है, कोई भी आया हमसे ग्रीट करते हैं, साथ में बैठते हैं, हम खुशी, दोस्ती, प्यार और एकता व्यक्त करने के लिए भोजन भी साझा करते हैं। अधिकांश परिवार भोजन के समय बंधन में बंध जाते हैं। कंपनियों में अधिकांश बैठकें और महत्वपूर्ण चर्चाएं लंच और डिनर पर होती हैं। इस प्रकार भोजन का हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। जब हम इन कार्यों को समझते हैं तो हम सराहना करते हैं कि वे हमारे भोजन सेवन और हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण को कैसे प्रभावित करते हैं। ये आप भी जानते हैं कि हम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं तो भी भोजन कराते हैं और साथ में करते हैं, है ना। और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी हम भोजन कराते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर कोई पैदा होता है तो भी भोजन ही करा करके ग्रीट करते हैं, और कोई अगर दुनिया से जाता है तो भी भोजन करा करके ही अलविदा करते हैं। हाँ, शारीरिक कार्य, भोजन का सबसे
महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर का निर्माण करना है। हमने देखा कि जन्म के समय हमारा वजन 2.5 से 3.2 किलोग्राम के बीच था और अब 45 से 60 किलोग्राम के बीच। यह वृद्धि हमारे द्वारा जन्म से लेकर वयस्क होने तक। हेलो जी, मामी पहुंच गए? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस पहुंचने वाली होगी मामी, मैंने यही सोचा कि आप कंफर्म करने के लिए फोन कर रही है, मतलब बताने के लिए। बस 5-7 मिनट में पहुंच रहे हो गया है, 15-20 मिनट, ठीक है। रास्ते में होंगे, बैग में डाल दिया होगा, ठीक है। बाय बाय। 45 से 60 किलोग्राम के बीच है। ये वृद्धि हमारे द्वारा जन्म लेकर वयस्क होने तक खाए गए भोजन का परिणाम है। अब एक वयस्क के रूप में हमारा वजन स्थिर है, जो दर्शाता है कि हमने इष्टतम विकास हासिल किया है। इस स्तर पर हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर की घिसी कोशिकाओं को बनाए रखने और नवीनीकृत करने और शरीर को अच्छी स्थिति में रखने में मदद करता है। दूसरे, भोजन वह ऊर्जा प्रदान करता है जिसकी हमारे शरीर को स्वैच्छिक और अनैच्छिक सभी गतिविधियों के लिए आवश्यकता होती है। हम वह जानते हैं, जब हम सोते हैं तब भी हमारे शरीर की कई गतिविधियां जारी रहती हैं, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, पाचन, भोजन का अवशोषण आदि। यह हमारी ओर से किसी भी प्रयास के बिना हमारे जीवन जीवित रखती है और अनैच्छिक गतिविधियां कहलाती हैं। जागते समय हम जो कार्य या गतिविधियां करते हैं और हमारा मन उसमें लगा रहता है, जैसे पढ़ना, घूमना, खाना बनाना या डेस्क पर काम करना या बैडमिंटन का खेल खेलना, स्वैच्छिक गतिविधियां कहलाती हैं। इन सब के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो गेम्स तो हमें दिख रहे हैं, हमें कैलोरी चाहिए, पर कुछ अनैच्छिक गतिविधियां होती हैं जो हमेशा हो रही हैं, हम सो जाएंगे तो भी कंटिन्यूअस होती है, उसके लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता है। सॉरी, हेलो। अब भोजन हम किस प्रकार का कर रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी गतिविधि कितनी है। एक व्यक्ति है जो बिल्कुल बेड पे है, एक व्यक्ति है जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एक व्यक्ति है जो मॉडरेट काम कर रहा है। तो कैलोरी की डेफिनेशन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होनी चाहिए। तो हम कितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं इस पे निर्भर करता है कि हम कितना खाना खाएं। भोजन का तीसरा कार्य शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना है और उसे बीमारियों और संक्रमणों से बचाना है। शरीर को नियंत्रित करने वाली कुछ गतिविधियों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। क्या है वे? रक्त संचार के लिए हमारे हृदय का धड़कना, हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हमारा जो वार्मथ है, जो ब्लड की वार्मथ है, वो भोजन के कारण है। स्वैच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियों के लिए मांसपेशियों में संकुचन, पसीना, मूत्र और मल आदि के रूप में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। इसके अलावा भोजन में महत्वपूर्ण पोषक तत्व शरीर को विभिन्न संक्रमणों, बीमारियों और थकावट से बचाने में मदद करते हैं। अगर पोषक तत्व नहीं होंगे तो हमारी इम्यूनिटी कम होगी, हम बार बार बीमार पड़ेंगे और थकेंगे भी। तो इस वजह से हमारे लिए पोषक तत्वों और भोजन किस तरह का किया जा रहा है उसका महत्व है। मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? इसके अलावा भोजन हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करने के अलावा कुछ भावनात्मक जरूरतों को पूरा करता है। इसमें सुरक्षा, प्रेम और ध्यान की भावना शामिल है। जब परिचित भोजन परोसा जाता है, जिसे आरामदायक भोजन भी कहा जाता है, तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। जब कोई बच्चा स्कूल से घर आता है
तो वह माँ जानती है कि वह भूखा है और खाना परोस देती है। इस प्रकार वह अपना प्यार और ध्यान व्यक्त करती है। कई बार हमें अपनी माँ के खाना पकाने के प्रति लगाव के कारण उसकी याद आती है। जब हम अपना दोपहर का भोजन किसी सहकर्मी के साथ साझा करते हैं तो हम स्वीकृति और मित्रता व्यक्त करते हैं। यदि हम दोस्तों के बीच हैं तो हम अपरिचित भोजन आजमाते हैं और अपने भोजन के अनुभव को बढ़ाते हैं। यह भोजन स्वीकृति के कुछ सकारात्मक पहलू हैं। ऐसे अवसर आते हैं जब हम भूखे होते हैं लेकिन पौष्टिक भोजन भी नहीं कर पाते क्योंकि भोजन अपरिचित होता है, या हम दुखी या अकेले होते हैं। हमें भोजन स्वीकृति के बारे में इन पहलुओं को समझने की आवश्यकता होती है ताकि जब हम भोजन की योजनाएं बनाएं तो हम न केवल पोषण के बारे में सोचें बल्कि उन व्यक्तियों के बारे में भी सोचें जिसके लिए हम ये योजना बनाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक लगाव है इसके पीछे से, जो व्यक्ति आपके लिए भोजन पका रहा है, जो व्यक्ति यहाँ तक भोजन ला रहा है, जो व्यक्ति एक अर्न करके ला रहा है, दूसरा व्यक्ति जो किचन में बना रहा है, उन सबके प्रति हमारे प्रति संवेदनाएं होती हैं। और जब हम शेयरिंग के साथ करते हैं तो शायद हम अपनी भावनाएं भी व्यक्त नहीं कर पाते जितना अगर हम किसी को भोजन के लिए आग्रह करते हैं तो बहुत अच्छा बॉन्ड महसूस करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कार्य, हम जानते हैं कि भोजन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हम विचारों के आदान प्रदान के लिए, आरामदायक माहौल बनाने के लिए बैठकों सेमिनारों में आगंतुकों को जलपान प्रदान करते हैं। हमारे अधिकांश त्योहारों और समारोह में हम परिवार दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन और रात का खाना खाते हैं जो हमें एक साथ बांधता है। भोजन का उपयोग खुशी की अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम परीक्षा पास करते हैं, कार खरीदते हैं या शादी की दावत होती है तो हम मिठाइयां बांटते हैं, केक काटते हैं, पार्टियां आनंदित होते हैं, जन्मदिन, वर्षगांठ, प्रचार आदि भी मनाते हैं। ईस्टर, रमजान, राजो और नुआखाई आदि धार्मिक कार्यों में हम भोजन प्रसाद वितरित करने की विशेष तैयारी करते हैं। इस प्रकार भोजन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाए रखता है। ठीक है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में भोजन का कितना महत्व है, मनोवैज्ञानिक कार्यों में मतलब मन कितना कनेक्टेड है उस पे कितना है। अब आता है भोजन की आदतें। भोजन का सेवन भोजन की आदतों से संबंधित है। भोजन का सेवन भोजन की आदतों से संबंधित है जो यह तय करने में एक शक्तिशाली शक्ति है कि हम क्या खाते हैं। हम अपनी निर्धारित खान पान की आदतों के अनुसार ही खाते हैं और सभी आदतों की तरह ये भी अच्छी या बुरी हो सकती हैं। खान पान की आदतों के निर्माण को समझना होगा ताकि हम अच्छी खान पान की आदतों के निर्माण की दिशा में उचित कदम उठा सके। क्षेत्रीय और सामुदायिक विविधताएं, भोजन की आदतें खाद्य उत्पादन और आपूर्ति से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए चावल भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के मुख्य भोजन है जबकि गेहूं उत्तर में लोकप्रिय है ना। साउथ साइड जाएंगे तो आप चावल खाएंगे, हमारे इस तरफ रहेंगे तो आप रोटियां ज्यादा खाएंगे। उदाहरण के लिए चावल भारत के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और गेहूं उत्तर में लोकप्रिय है। ये क्षेत्र की कृषि पद्धतियों के कारण है। फिर हम जो भोजन खाते हैं उसकी मात्रा और उस पर पैसे पर निर्भर करता है। कोई खर्च कर सकता है और कोई नहीं। भौगोलिक क्षेत्र, धर्म, समुदाय और पारिवारिक मान्यताएं और प्रथाएं जो कई पीढ़ी से विकसित हुई हैं एक परिवार को खाने के पैटर्न पर भारी प्रभाव डालती हैं। इन सभी विविधताओं के बावजूद यदि प्रत्येक समूह से पर्याप्त भोजन शामिल किया जाए तो सभी क्षेत्रीय पैटर्न लोगों को पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। किसी विशेष भोजन को चुनना और उसे तैयार करने के लिए मसाला देने का तरीका व्यक्तिगत पसंद का मामला है। सामाजिक रीति रिवाज जैसे कि कब, किसके साथ और क्या खाना चाहिए ये हमारे प्रदर्शन और इसलिए हमारी स्वीकार्यता के पैटर्न को प्रभावित करेंगे, है ना। तो मोटी मोटी बात ये है कि किसी भी क्षेत्र के हिसाब से नारियल ज्यादा यूज किया जा रहा है, कि टमाटर ज्यादा यूज किया जा रहा है, कि अचार ज्यादा यूज किया जा रहा है, वो उस क्षेत्र पे पैदा होने वाले और जैसा आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है उस पर डिपेंड करता है। फिर आता है जो आपकी कम्युनिटी लेवल पे चेंजेस आते हैं तो वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत टाइम से चल रहे होते हैं। जैसे सरदारों की कम्युनिटी है, हिंदूज में है, मुसलमान की कम्युनिटी है या और सारी कम्युनिटी जो डेवलप हुई है छोटे लेवल पे, वो किस तरह के भोजन के पैटर्न को फॉलो करी और वो एक दो जनरेशन में भी फॉलो हो गई तो वो एक
एक अनुष्ठान बन जाता है फिर धीरे धीरे। अब आता है व्यक्तिगत कारक। जिस माहौल में हम खाते हुए भोजन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है। खुश या दुखी के माहौल भोजन के खाने के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। भोजन के स्वाद के प्रति किसी भी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया होती है। हमें तीखा भोजन या अम्लीय भोजन पसंद हो सकता है, जबकि हमारे दोस्त हल्का या कसैला भोजन पसंद करते हैं। ये बुनियादी प्रभाव हमारे खान पान की आदतों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम अपने परिवार की खान पान पद्धतियों को अपनाते हैं। खाद्य पदार्थों का हमारा चयन खाद्य मूल्यों के ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। भोजन तैयार करने की सुविधा वर्तमान पीढ़ी के खान पान की आदतों को प्रभावित करती है ना। तो व्यक्तिगत कारक भी है, ठीक है। हमारा पर्सनल दृष्टिकोण भी हमारे भोजन को बदलता है। जैसे जैसे आप एजुकेट होते हैं वैसे वैसे आप बदलते हैं। जैसे पर्टिकुलर अगर मेरी बात करें तो शायद हमारे घर में ऐसी प्रथा थी कि सभी के घर में होती है कि कोई आएगा तो पहले हम मीठा खिलाएंगे और फिर पानी पिलाएंगे, ठीक है। तो ये प्रथा थी, पर अब जब मैं एजुकेट हो रही हूँ धीरे धीरे, तो अभी लगभग काफी टाइम से ये प्रथा बदल गई। मैं पानी मतलब पानी ही पीऊंगी, मीठा मतलब मीठा ही खाऊंगी। तो मैं कभी भी पानी पी करके मीठा नहीं खाती। तो व्यक्तिगत कारक क्या है कि हम जैसे जैसे एजुकेट हुए वैसे वैसे हमने इस परंपरा को ब्रेक कर दिया और प्रोसेस्ड मिठाई की जगह हम थोड़ी सी खजूर या गुड़ को प्रायोरिटी देने लग गए या होममेड मिठाइयों को प्रायोरिटी देने लग गए, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जब भी पानी पिया जाए तो मीठा खा करके ही पानी पिया जाए। बाहर के लोगों के लिए तो फिर भी फिजिबल है, और उसमें भी अगर आप प्रायोरिटी दें कि हमारे लिए जो देशी मिठाइयाँ हैं, जो घर पे बनी मिठाई है, वो ही प्रायोरिटी हो, और वो जितनी प्राकृतिक हो उतना फायदा है, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अन्य कारक क्या है, तो ये आप व्यक्तिगत कारक है, मतलब पर्सनली आपने अपनी चीजों को डेवलप किया और पर्सनली चेंजेस लाए। अन्य कारक क्या है, कई अन्य प्रभाव हमारे भोजन की आदतों को संशोधित करते हैं। जब हम शिक्षा या काम के लिए अपने क्षेत्र से दूर जाते हैं तो हम नए खाद्य पदार्थों के संपर्क में आते हैं और हमारे खाने के पैटर्न में बदलाव आता है। हमारे भोजन क्षेत्र के भीतर और बाहर यात्रा करने से हमारी भोजन की आदतें भी प्रभावित होती हैं। अब कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, हर 4 दिन में बाहर के देशों को भ्रमण कर रहा है, किसी का टूरिंग जॉब है, किसी का नाइट शिफ्ट है, तो उसको जो वहां पर मिल रहा है वही खा रहा है, और अगर वो 8-10 सालों से वो खा रहा है तो उसको वही उसकी चॉइस हो जाती है, वही उसका अच्छा लगने लगता है उसको। आज भोजन के चयन में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। यद्यपि भोजन की आदतें कई प्रभावों से प्रभावित होती हैं, व्यक्तिगत भोजन का सेवन व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, जो हमारी पोषण की स्थिति को तय करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। अच्छी और स्वस्थ भोजन की आदतें विकसित करने का सबसे अच्छा समय बचपन है, क्योंकि भोजन की आदतें सुरक्षा की भावना से निकटता से जुड़ी है। इसलिए किसी भी संशोधन के लिए विशेष रूप से वयस्क अवस्था में एक मजबूत प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि उम्र के साथ ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, इसलिए जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है ऊर्जा की खपत कम करने के लिए भोजन की आदतों में संशोधन की आवश्यकता होती है। जब हम अधिक वजन वाले वृद्ध लोगों को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि उन्हें आवश्यक समायोजन नहीं किया है। हम कई ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनका वजन अधिक नहीं है, लेकिन वे ऐसे खाद्य पदार्थ खाते हैं जो कैलोरी के अलावा अन्य पोषक तत्वों की उनकी जरूरत को पूरा नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए बदलाव की आवश्यकता को समझना मुश्किल है, क्योंकि वे अपने वजन बनाए रखते हैं और अपने खाने की आदतों के कारण स्वास्थ्य खराब किसी भी लक्षण को नहीं जोड़ते। आमतौर पर कारण और प्रभाव आसानी से ध्यान में नहीं आते। मतलब कहने का है कि अगर किसी का वजन बढ़ रहा है तब तो बहुत आसान है उसको ये समझना कि भाई हम गलत खा रहे हैं, पर अगर किसी का वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसको ये समझा पाना कि तुम गलत खा रहे हो ये बड़ा मुश्किल है। फिर क्या होता है, वो और बीमारियों की चपेट में आ रहा है, लेकिन वो ना समझता है, ना कोई उसको समझा पाता है और ना वो बदलना चाहता है। उसका ध्यान भोजन पे तब तक नहीं जाता जब तक उसका ओबेस नहीं होता। इससे पहले कि हम उन्हें अपना आहार सुधारने या बदलने में मदद कर सकें, हमें उनके भोजन के आदतों की पृष्ठभूमि को समझने की आवश्यकता होगी। अच्छे स्वास्थ्य की चाहत
सार्वभौमिक है। इसका उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में किया जा सकता है। भोजन संबंधी गलत सूचना। हम अपने समय और आय का एक बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थों को चुनने और खरीदने में खर्च करते हैं। हाँ? बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब हमारा पूरा दिन ही इसी बात पे जाता है कि हम भोजन खरीदते हैं, बनाते हैं, खाते हैं और उसके लिए पैसा कमाते हैं। तो और कोई जीवन में अगर ऐसे देखें तो उद्देश्य नहीं है। अगर हम कहें कमाना उद्देश्य है तो किस बात के लिए? भोजन करने के लिए। खान पान की आदतों के अलावा हमारी पसंद खाद्य पदार्थों और खाद्य उत्पादों के बारे में प्रचलित गलत धारणाओं से भी प्रभावित होती है। हम बातचीत के माध्यम से, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से खाद्य पदार्थों और उनके पोषण संबंधी योगदान के बारे में विभिन्न विचारों से अवगत होते हैं। लोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के बारे में विज्ञापन देखते हैं और सुनते हैं। इसके लिए भोजन के बारे में उनके विचार अप्रत्यक्ष रूप से वे जो सुनते देखते हैं उन्हें उससे संशोधित होते हैं। इंटरनेट, टेलीविजन और अन्य मल्टीमीडिया। जी क्लास ले रही हूँ, मैं बात करती हूँ आपसे 8 बजे, ठीक है? हाँ, कर लीजिए। लोग खाद्य पदार्थों के पेय पदार्थों के बारे में विज्ञापन देखते और सुनते, इसलिए भोजन के बारे में उनके विचार अप्रत्यक्ष रूप से जो सुनते और देखते हैं उनसे संशोधित होते हैं। इंटरनेट, टेलीविजन और अन्य मल्टीमीडिया स्रोत भी खान पान की काफी आदतों को प्रभावित करते हैं। कैसे? अब आज जब हर एक नई हेल्थ रील अगर आपको चीनी के लिए अवेयर करती है, शुगर के लिए अवेयर करती है, तो आप अवेयर होते हैं ना। कितनी चीनी घरों में यूज की जाती थी। आज हम देखते हैं कि हर 5वां 6वां व्यक्ति तो अवेयर है ना कि हमें प्रोसेस शुगर नहीं खानी है और घरों में चीनी का कंजम्पशन कम हो रहा है, ऑयल का कंजम्पशन कम हो रहा है। तो ये जो हम देख रहे हैं इंटरनेट, टेलीविजन और मल्टीमीडिया, इससे भी हमारी भोजन की जो सूचना है गलत भी मिलती है, सही भी मिलती है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे देखते हैं और कैसे अडॉप्ट करते हैं। पानी। कुछ लोग सोचते हैं कि पानी पीने से उनका वजन कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन पानी कोशिकाओं में वसा को नहीं धो सकता या उन अतिरिक्त कैलोरी को नहीं धो सकता जो हमें अधिक खाने से मिलती है। यदि हम कैलोरी युक्त शीतल पेय की बजाय पानी पीते हैं तो हम अपने कैलोरी सेवन में कटौती कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति या बच्चा दस्त और उल्टी से पीड़ित होता है तो कुछ लोग इसे रोकने की आशा से पानी का सेवन सीमित कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति को दस्त या उल्टी के कारण शरीर के तरल पदार्थों की कमी हो गई है तो उसे साफ उबला हुआ ठंडा पानी, चीनी, नमक और नींबू मिलाकर पिलाना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में पानी का सेवन विशेष रूप से बच्चों में निर्जलीकरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। अनाज और अनाज उत्पाद। ये गलत धारणा है कि स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ जैसे चावल और ब्रेड में कैलोरी अधिक होती है। कई आहार विशेषज्ञ अक्सर अपने आहार से अनाज कम कर देते हैं या हटा देते हैं। हमें उन्हें ये याद दिलाने की जरूरत है कि बुनियादी अनाज और सादी ब्रेड जैसे चपाती, ब्रेड मतलब वो ब्रेड नहीं जो बाहर मिलती है, ब्रेड का इंग्लिश में ब्रेड कहते हैं, हिंदी में उसे चपाती कहते हैं, जो खाने में रोटी जैसे आप बनाते हैं। कैलोरी बहुत अधिक नहीं होती है। कैलोरी उन खाद्य पदार्थों से आती है जो वो जोड़ते हैं, जैसे घी, मक्खन, पनीर, जैम, चीनी, तेल, चटनी आदि। ये अतिरिक्त कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ जिन्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए, ना कि ब्रेड और अनाज से। एक और गलतफहमी है कि चावल की जगह रोटी या चपाती खाने से वजन कम हो सकता है। दरअसल चावल और गेहूं दोनों में ही लगभग समान मात्रा में कैलोरी होती है। ये कुल कैलोरी सेवन है जिसे कम करने की आवश्यकता है, न कि किसी विशेष भोजन से कैलोरी। ठीक है,
क्लियर है। और ऐसा मैं भी बताती हूँ, मैं चाहे आप चावल खाएं चाहे आप रोटी खाएं, अपने एरिया क्षेत्र के हिसाब से खाएं, अपने स्वाद के हिसाब से खाएं, अपनी जरूरत के हिसाब से खाएं, और दोनों ही इक्वल अच्छे हैं, दोनों ही पौष्टिक हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी कैलोरी सेवन को कम करने के लिए चाय या कॉफी या चीनी कम कर देते हैं, लेकिन चाय या कॉफी के साथ परोसे जाने वाले बिस्किट, केक या अन्य स्नैक्स को नहीं छोड़ते हैं, जो एक चम्मच चीनी छोड़ते हैं उसमें केवल 20 कैलोरी होती है, और जो वो स्नैक्स खाते हैं उसमें 50 से 100 कैलोरी शामिल हो सकती है। इसलिए उसमें चीनी की तुलना में 2 से 5 गुना अधिक कैलोरी होती है। कितनी बढ़िया बात है। बहुत सारे लोग, नहीं मेरे तो शुगर बॉर्डर लाइन था और हमने अपनी ना चीनी छोड़ रखी है चाय में, और साथ में 2 कुकीज रखे होंगे, थोड़े से नमक पारे रखे होंगे, एक बढ़िया मसाला समोसा रखा होगा, वो सभी उन्हें खाना होगा। तो मैं फेवर में नहीं हूँ कि चाय पी जाए या चाय में चीनी पी जाए या नहीं पी जाए, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो ये बात कर रहे हैं कि क्या तर्क संगत है, हम किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं। इसलिए उसमें चीनी की तुलना में 2 से 5 गुना अधिक कैलोरी होती है। वसा और तेल, सभी वनस्पति तेलों, नारियल और जैतून के तेल को छोड़कर उच्च मात्रा में PUFA पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वनस्पति तेलों में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ये कहना कि वनस्पति तेल के एक विशेष ब्रांड में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसका उद्देश्य हमें ये सोचने के लिए गुमराह कर रहा है कि अन्य ब्रांड के वनस्पति तेल में कोलेस्ट्रॉल होता है। वसा के तेल की प्रकृति असंतृप्त या संतृप्त फैटी एसिड सामग्री, कोलेस्ट्रॉल सामग्री आदि को उनके कैलोरी मूल्य के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि सभी तेल, घी और वनस्पति समान कैलोरी यानी प्रति ग्राम 9 कैलोरी प्रदान करते हैं। फैट से हमें प्रति ग्राम 9 कैलोरी मिलता है। इसलिए हमें एहसास होता है कि जब ऐसे तेल का विज्ञापन आता है जिसमें कम कैलोरी होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सच नहीं है। ठीक है, तो तेल घी में जितनी कैलोरीज है यानी प्रति ग्राम 9 कैलोरी, तो वो किसी भी तरह का तेल होगा उससे वो उतनी ही मिलेगी। तो अगर कोई वसा मतलब ऑयल और घी इस तरह की ब्रांडिंग करते हैं तो वो गलत है। अन्य खाद्य पदार्थ और खाद्य उत्पाद, दूध छुड़ाने वाले खाद्य उत्पादों को डॉक्टर सुझाते हैं या विकास के लिए अधिक पौष्टिक भोजन के रूप में विज्ञापित किया जाता है। सच तो यह है कि उन उत्पादों में कुछ खास नहीं है। इनमें से अधिकांश हमारे घर पर उपयोग किए जाने वाले अनाज से बने होते हैं, जिसमें वे कुछ दूध पाउडर, चीनी, खनिज और विटामिन मिलाते हैं। बिस्किट के कुछ ब्रांड दावा करते हैं कि वो बच्चों के लिए सबसे अच्छा भोजन है। दरअसल ज्यादातर बिस्किट मैदा क्या है, परिष्कृत गेहूं के होते हैं। इसमें अलग अलग मात्रा में वसा और चीनी मिलाई जाती है। इस प्रकार बिस्कुट में बहुत सारे अधिक कैलोरीज होती हैं। जब हम बच्चों को भोजन की बजाय ये खिलाते हैं तो इससे बच्चों को सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। उत्पादों का एक अन्य समूह जिसकी वकालत की गई है, वे विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक पेय और कार्बोनेटेड पेय बनाते हैं। इनमें केवल चीनी, स्वाद, रंग और अम्ल होते हैं। वे केवल ऊर्जा प्रदान करते हैं, कुछ में थोड़ा सा विटामिन सी होता है और कुछ में नहीं। जब हम इन्हें फास्ट फूड और जंक फूड के साथ लिया जाता है तो ये लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। इसके बजाय अगर हम घर पर पारंपरिक शीतल पेय और अन्य स्नैक्स और खाद्य पदार्थ बनाते हैं तो इसकी कीमत उस कीमत का एक अंश होगी जो हम वाणिज्य दूध छुड़ाने वाले खाद्य पदार्थों और बच्चों के स्नैक्स और पेय पदार्थों के लिए भुगतान करते हैं। एक और फायदा यह होगा कि इस तरह से बच्चों में स्वास्थ्य भोजन की आदतें विकसित होंगी जो उन्हें जीवन भर याद रखेंगी। तो कहने का मोटा ये बात है कि जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स डॉक्टर्स या
आपकी ब्रांड करने वाली कंपनियां या मार्केटिंग की कंपनियां बता रही हैं, वो कितना सच है ये आप भी जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि घर में ही आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स बनाने चाहिए। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों के लिए कोई मठरी घर में बनाते हैं या पुए बनाते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर वो डीप फ्राई नहीं है तो भी वो शायद 1% सिर्फ उसमें उतना नुकसानदायक है जितना कि आप बाहर अगर कोई चीज कुकीज ले रहे हो और खा रहे हो और ड्रिंक्स बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो और घर में आप शिकंजी बना रहे हो, तो वो 1% ही नुकसानदायक है क्योंकि उसमें चीनी है और बाहर लगभग 5 से 6 गुना सैक्रीन वगैरह मिला करके आपको मिल रही है और वो बहुत हार्मफुल है। अब पोषक तत्वों की बात करते हैं। अभी तक हम भोजन की बात कर रहे थे। पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझने और इसे व्यवहारिक आहार में बदलने के लिए पोषण के अच्छे ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के पोषण संबंधी घटकों की समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित पैराग्राफ इस पहलू पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्या है पोषण का वर्गीकरण? सभी खाद्य पदार्थों को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ, प्रोटीन, सुरक्षा और नियामक खाद्य पदार्थ, विटामिन, खनिज और अन्य पदार्थ, पोषक तत्वों के प्रकार। तो 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ हो गए, है ना, जो आपको याद होने चाहिए। क्या क्या है? ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, है ना, जो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। कभी कभी आपको लगता होगा जब हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है तो ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, ऐसा फील होता है। मतलब इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती किसी काम को करने के लिए एकदम से। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो कि इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो कभी कभी जब आप बिल्कुल जीरो ऑयल पे खाना किसी को खिलाते हैं, खासकर बच्चों को, तो उनको उतनी एनर्जी फील नहीं होती और वो भूखे ही बने रहते हैं, भूख लगी। और आप अगर उन्हें थोड़ा सा घी लगा के डीप फ्राई कोई बढ़िया लड्डू या सीड्स का लड्डू या आप ड्राई फ्रूट्स उनको देते हो, उनको ताकत आती है। या खुद भी आपने अपने साथ देखा होगा। शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ, अब क्या ये बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, वो क्या है? प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर का निर्माण नहीं होगा। अगर निर्माण हो चुका है, ग्रोथ हो चुकी है, तो बहुत सारा वियर एंड टियर शरीर में होता है, उसके लिए भी आपको प्रोटीन की आवश्यकता है। पर हाँ, हाई प्रोटीन डाइट किनको देनी चाहिए, किनको नहीं, ये बहुत खास ध्यान देकर के आगे बढ़ने की बात है। सुरक्षात्मक और नियामक खाद्य पदार्थ जो सुरक्षा देते हैं, मतलब इम्यूनिटी अच्छी करते हैं और आपको सेफ फील कराते हैं, वो क्या है? विटामिन और खनिज लवण। जिन खाद्य पदार्थों का हम उपयोग करते हैं वे निम्नलिखित पोषण संबंधी गुण घटकों की अलग अलग मात्रा से बने होते हैं। अब इनको तो अभी हमने 3 भागों में, बड़ी भागों में डिवाइड कर दिया, तो इनको अभी सेट करेंगे इसके अंदर। तो अभी लिख भी दिया गया है ऊपर। ऊर्जा देने वाले क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। और शरीर का ग्रोथ के लिए क्या है? हाँ, बॉडी बिल्डिंग हमारी कौन करता है? प्रोटीन, लिपिड, पानी, खनिज, विटामिन, फाइबर, फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट, विषहरण एजेंट, है ना, जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालते हैं। यदि इन पोषक तत्वों को प्रतिदिन आवश्यक मात्रा में अनुपात में सेवन किया जाए तो संभावना है कि हम अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखेंगे। ठीक है। अब कुछ लोग हैं प्रोटीन पाउडर पी रहे हैं, ठीक है, तुरंत नहीं पता चलता है, फिर लंबे समय बाद उनको पता चलता है कि भैया कार्बोहाइड्रेट की बॉडी में जरूरत है, वसा फैट की भी बॉडी में जरूरत है। हाँ, ना तो वो घी खा रहे तो ऐसे पिला दिया जा रहा है उनको घी। तो हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई भी चीज अकेली नहीं पैदा होंगी। आपको ऐसा कोई भी चीज, फल नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी, अनाज नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ प्रोटीन है, सबसे पहली बात, या जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, या जिसमें सिर्फ वसा है। वो हम है जो निकाल लेते हैं उसमें से, है ना। कहने का मतलब है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजमा की बात करें, है ना, राजमा क्या है? प्रोटीन है ना।
प्रोटीन है, दाल का वेरिएशन है, मतलब दाल की कैटेगरी है। तो राजमा प्रोटीन है, क्या वो सिर्फ प्रोटीन उससे मिलता है हमको? आप देखना राजमा में क्या क्या होता है। तो न्यूट्रिशन तो अलग बात है, पर राजमा में प्रोटीन भी होगा और कार्बोहाइड्रेट भी होगा, पर प्रोटीन ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में है और कार्बोहाइड्रेट कम क्वांटिटी में है। पर ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट जीरो है और वो सिर्फ प्रोटीन है। ठीक इसी तरह अगर हम बादाम की बात करें तो क्या उसमें सिर्फ फैट है? नहीं, वो एनर्जी भी दे रहा है, तो उसमें कार्ब्स भी है, इतना कार्बोहाइड्रेट जाता है उसको खाने से, प्रोटीन भी जाता है, फैट भी जाता है। तो ऐसे हमारे पूरे यूनिवर्स में जो गॉड मेड फूड है, जो ईश्वर ने बनाया है, वो कंबाइन में है। इसीलिए जब हम उसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं और बॉडी को खिलाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाता है और उसका रिजल्ट ये होता है जो आप देख रहे हैं कि प्रोटीन ही प्रोटीन खिला दिया, हजम नहीं होगा। कभी किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, या बाद में लंबे समय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और तो लोग इस पे बहुत काम भी कर रहे हैं और शुरू में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। तो आई डोंट नो, ये सारी नई रिसर्चेस है, बाद में आकर के पता चलता है। तो ये पोषक तत्वों के कार्य नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। अभी जो लोग जुड़े हैं वो अगर कुछ पूछना चाहें तो बताएं, और तो आप लोग कुछ ना पूछते हैं ना कुछ बोलते हैं। सॉरी, बताइए, कुछ पूछना है तो बताइए। हेमंत जी, देवेंद्र जी, प्रतिमा जी, कुछ पूछना है अभी तक में? जी मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम लोग सुबह अभी गर्मी में चने, मूंग और मूंगफली वो लेते हैं, तो उसमें गैस आदि भी बनता है मैम कि उसको ठीक है योगा के बाद में आहार जैसे लेते हैं हम लोग, तो उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं या फिर डेली लेने से उसमें कोई नुकसान होता है मैम? नहीं, कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि कच्चा भोजन आप ले रहे हैं वो अच्छा है, मतलब भिगो के ले रहे हैं ना, भीगा हुआ, पकाते नहीं है ना? जी मैम। हाँ, तो मौसमी चीजों को, जैसे पुदीना आ रहा है, वो डाल सकते हैं, वो ठंडा है ना? पुदीना बॉडी में कहीं ना कहीं से जाना चाहिए। तो जो चीज जैसे खीरा है, पुदीना है, नींबू है, इन सब का सेवन ज्यादा किया जाए। अबिया है, पना है, और ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किशमिश इसके साथ ऐड कर सकते हैं। जी मैम, और एक है, जैसे हम 4 बजे से नहा लेते हैं, 3:30-4 बजे से, फिर 2-3 घंटा लगभग खाली पेट रहना हो जाता है 3:30, तो पेट में थोड़ा सा एसिड टाइप का बनता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? सुबह 4 बजे नहा लेते हैं तो कुछ मीठा ड्रिंक होना चाहिए शरीर को। अगर खट्टा अम्ल बना रहा है वो, तो कुछ मीठा जाना चाहिए शरीर में। जी, जैसे आंवला आदि ले सकते हैं मैम सुबह सुबह, मुरब्बा आदि आंवले का? आंवले का मुरब्बा प्रोसेस्ड है,
खूब पकाया हुआ है चीनी के साथ, समझ रहे हैं? जी जी। कोई ऐसा ड्रिंक जैसे गुड़ का खांड होती है ना, खांड, हाँ जी। खांड और इमली का पल्प या पुदीना और खांड, ऐसा कोई ड्रिंक जो आप घर पे बना सकते, जैसे जैसे आपने अलग इमली का पल्प भिगो दिया और अलग पुदीना थोड़ा तोड़ लिया और गुड़ को भी भिगो दिया। अब गुड़ और इमली के पल्प को मिला दिया और पुदीने को पीस के मिला दिया और उसमें सौंफ डाला। अब ये वाला पीस करके सौंफ, ये वाला ड्रिंक आप बना के पियो। इसको पकाया नहीं है हमने, सब कुछ कच्चा मिलाया है। जी जी मैम। तो हल्का सा काला नमक, ठीक है, ये बनाइएगा। इमली का पल्प है जो कि भिगो करके ऐसे निकालते हैं ना चटनी के लिए, जो वो उसमें गुड़ डाला है प्रॉपर और सौंफ डाला है, काला नमक और हींग डाला है और पुदीना डाला है पीस के। इसको बनाइए, इसको पीजिए सुबह सुबह। और ये पूछना था मैम, जैसे अग्नि किसी का मंद हो जाता है, जैसे भूख कम लगता है, तो अग्नि को बढ़ाने के लिए हमारे नेचुरोपैथी में क्या है, जैसे बहुत फूल के भूख लगे थोड़ा सा? पेट की गर्म ठंडी सेक करवानी चाहिए, जैसा अग्नि प्रबल हो, पेट खुद काम करेगा ना भोजन के लिए, है ना। और भिगी हुई किशमिश खिलाइए सुबह सुबह पानी के साथ। पहले वो जिस पानी में भिगोया है 20 किशमिश, वो पहले पानी पी ले, फिर किशमिश खाए। आप भी किशमिश खा सकते हैं, ठंडी तासीर है, सुबह अच्छा लगेगा। वैसे आप थोड़ा सा ये वाला ड्रिंक या गुड़ खा के पानी पीजिए, बहुत गैप हो जाता है, या खजूर खा के पानी पीजिए पहला। थोड़ा पानी, थोड़ा सादा पानी पी लिया, फ्रेश हो गए, नहाया वाया, उसके बाद आप 1 या 2 खजूर खाना शुरू करो, है ना, फिर ही खाओ ये सब। बताना आप फिर मुझे एसिड वाली बात, है ना। ये करके जब नेक्स्ट क्लास होगी 2-3 दिन खा चुके होंगे तब बताइएगा। कल सुबह खाइए, अभी रेडीमेड खजूर तो खाइए, खजूर और गुड़ में से, ठीक है। जी मैम, धन्यवाद। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक बार रीडिंग जरूर से करें। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम।